वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्स थ्योरी के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, और जो डीमेरिट्स होने की वजह से जो उसकी एक्सटेंशन हुई है वो क्या क्या पोस्टुलेट डिनोट करते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरिट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। सबसे पहला मेरिट हमारा ये है बोर्स थ्योरी का कि ये सिंगल लाइक एटम्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनको एक्सप्लेन करवाया है। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3। सेकेंड मेरिट इसका ये है कि इसने मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ रेडियस, velocity of electron, radius of atom, velocity of electron, time period of revolution of electron और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बताई हैं। थर्ड मेरिट ये है कि इसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम डिफाइन किया है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो एनर्जी का चेंज हुआ है प्लैंक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होती है। ये बोर थ्योरी ने प्लैंक हाइपोथेसिस का यूज करके किया है। इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है 1 से और 2 से, ये इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है पहले ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो ये इनिशियल ऑर्बिट ये हो जाएगी और फाइनल ऑर्बिट ये हो जाएगी। तो उसी का एनर्जी डिफरेंस ये हमारा चेंज इन एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी की वैल्यू हमने क्लास वीडियो में बताई हुई है, -me⁴ अपॉन 8 ε0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर फाइनल माइनस 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 प्लस हो जाएगा me⁴ 8 ε0 स्क्वायर h स्क्वायर और n इनिशियल का स्क्वायर, मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू, सारे कांस्टेंट बाहर ले लें, माइनस को हटा दें तो 1 अपॉन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फाइनल का स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी एनर्जी, चेंज इन एनर्जी की। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनेंगी। यहाँ पे पहली कंडीशन ये होगी कि अगर जो इनिशियल ऑर्बिट है वो बड़ा है फाइनल ऑर्बिट से, तो क्या होगा, तो एनर्जी की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी। अगर इनिशियल ऑर्बिट बड़ा है फाइनल ऑर्बिट से, तो 1 अपॉन इनिशियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फाइनल, ये कम हो जाएगा इससे, ये मैथमेटिकली प्रूवन है। तो 1 अपॉन इनिशियल का स्क्वायर भी 1 अपॉन फाइनल के स्क्वायर से कम होगा। इसका मतलब है कि 1 अपॉन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फाइनल स्क्वायर, ये भी लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा
इसमें देखें तो ये कम है, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब लेस देन ज़ीरो। मतलब जो हमारा चेंज इन एनर्जी है वो लेस देन ज़ीरो है। अगर लेस देन ज़ीरो है मतलब ये डिनोट कर रहा है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा को। ये एमिशन स्पेक्ट्रा को डिनोट कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 है और ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 है। यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है, मतलब इनिशियल हमारा 2 है, फाइनल 1 है, इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा है, फाइनल की वैल्यू कम है, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ ये एनर्जी को लॉस करते हुए आएगा, मतलब ये एमिशन स्पेक्ट्रा को डिनोट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है, सेकेंड कंडीशन आती है जब फाइनल हमारा इनिशियल से बड़ा हो जाए। तो मतलब हमारा एन इनिशियल, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि एन इनिशियल इज ग्रेटर देन एन फाइनल, तो एन इनिशियल लेस देन एन फाइनल हो जाएगा। इसका मतलब 1/n इनिशियल का स्क्वायर भी लेस देन हो जाएगा फाइनल के स्क्वायर से। इसका मतलब है कि 1/n स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर ये हमारा बड़ा हो जाएगा ज़ीरो से। सॉरी अगर मैंने सेम वही रिपीट कर दिया है। यहाँ पे एन इनिशियल लेस देन एन फाइनल होगा और यहाँ पे साइन अपोजिट कर देंगे तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जो चेंज इन एनर्जी हमारी वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब है कि डिनोट कर रहा है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिनोट कर रहा है, मतलब कि ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे एक इनिशियल हमारा कम है, इनिशियल वैल्यू कम है, फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल कम है, फाइनल ज़्यादा है। यहाँ से ये ऊपर जा रहा है तो ये एनर्जी को गेन करेगा, मतलब कुछ एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसका नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। नेक्स्ट इसी की ही लाइन में हमें पता है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी हमारी क्वांटाइज्ड होती है, तो एच सी अपॉन लैम्डा, सिंस एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है तो एच सी अपॉन लैम्डा, यहाँ से हम एनर्जी का और वेवलेंथ का रिलेशन निकाल सकते हैं। एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। यहाँ पे 1/लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच का क्यूब हो जाएगा सी 1/n फाइनल का स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को हम रिडबर्ग कांस्टेंट डिनोट करेंगे। ये हमारी वेवलेंथ की इक्वेशन आ गई। जैसे हमें पता है कि जो 1/वेवलेंथ है वो वेव नंबर के बराबर होता है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, वो वेव नंबर के इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर दिया हुआ है। तो इससे याद रखना स्टूडेंट्स कि ये वेव नंबर के टर्म्स में दिया गया है। ठीक है, इससे पहले जो हमने एनर्जी में रिडबर्ग कांस्टेंट निकाला था वो वेव नंबर के टर्म्स में नहीं था।
अब इसी में हमारा आ जाएगा आगे स्पेक्ट्रा बताने, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो हमारा बोस थ्योरी ने डिफाइन किया है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सिक्स सीरीज ऑफ लाइंस है हमारी, ये हमने 12th में पढ़ा है। 6 सीरीज ऑफ लाइन हमने ऑब्जर्व की है। कौन कौन सी सीरीज है? लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। ये सीरीज हमें पता है, ये हमने 12th क्लास में 11 12 क्लास में पढ़ी हुई है। अब इसका मैं आपको एक पीडीएफ बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा होगा 12th क्लास में हमने पढ़ा है लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड और हमफ्री। ये अभी हमने एमएससी लेवल में नया पढ़ा हुआ है। लाइमन कब होता है? जब n की वैल्यू 1 हो, फाइनल वैल्यू n की वैल्यू 1 हो, और n यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, और इनफाइनाइट तक हो सकता है। अगर ये चीज़ अगर हमारी आ रही है तो वो लाइमन में है, लाइमन सीरीज को डिनोट करेगी, जहाँ पे फाइनल वैल्यू एन एफ की हमारी 1 होती है। इस पूरी सीरीज की, लाइमन सीरीज की पहली वैल्यू को देखा जाए अगर, जहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 है और एन एफ इज इक्वल्स टू 1 है, उसको हम लोग अल्फा लाइन ऑफ सीरीज बोलते हैं, अल्फा लाइन ऑफ सीरीज बोलते हैं। और लाइमन जो है हमारा वो यूवी स्पेक्ट्रा में आता है, इसकी जो कंडीशन है वो यूवी स्पेक्ट्रा में आती है। नेक्स्ट सीरीज हमारी है बाल्मर सीरीज, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रा में आती है। यहाँ पे जो हमारा एन फाइनल होता है उसकी वैल्यू 2 होती है, और इनिशियल हमारा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर पास्चन हमारा इंफ्रारेड रेडिएशंस में आता है। यहाँ पे n की वैल्यू हमारी, जो n फाइनल की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी। n इनिशियल की वैल्यू हमारी 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये सेम हमारा ब्रैकेट में देखा जाए तो यहाँ पे n फाइनल की वैल्यू 4 आएगी, इनिशियल की वैल्यू 5 से स्टार्ट होकर कहीं तक हो सकती है। फंड में हमारा फाइनल वैल्यू हमारी 5 आएगी, इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है 5 के ऊपर। नेक्स्ट हमफ्री, हमारा लास्ट जो है वो हमफ्री है। यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमारी 6 होगी, और जो इनिशियल वैल्यू इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो ये मैं होप करती हूँ कि आपको ये पूरी सीरीज समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि मेरिट्स देखने के बाद डीमेरिट्स क्या हैं बोर्स थ्योरी के। सबसे पहला डीमेरिट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही एक्सप्लेन कर पाया है। सबसे पहला हो जाएगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही एक्सप्लेन कर पाए हैं। सेकेंड इसका ये है इनका डीमेरिट कि इन्होंने लोकलाइज्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता दिया है। लोकलाइज्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इन्होंने एक एग्जैक्ट वैल्यू बता दी है इलेक्ट्रॉन की, कि इस पाथ के इलेक्ट्रॉन, इस पाथ के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और एक इसका स्टेशनरी पाथ है और सर्कुलर पाथ है। बोर में हमने ये पढ़ा था। ये डिनोट करता है कि इन्होंने एक लोकलाइज्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया है, एक एग्जैक्ट पोजीशन बता दी है इलेक्ट्रॉन की, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को।
कॉन्ट्रडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हमें बताता है कि पोजीशन हम बता ही नहीं सकते किसी भी इलेक्ट्रॉन की। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इन्होंने डी ब्रॉगली इक्वेशन को भी कॉन्ट्राडिक्ट किया है। डी ब्रॉगली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह माना गया है, बट हमने जो बोर्स थ्योरी में हम लोगों ने इन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है, पार्टिकल नेचर बताया इलेक्ट्रॉन का। और डी ब्रॉगली में वेव नेचर बताया है। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डुअलिटी शो करता है, पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करता है और वेव लाइक नेचर भी शो करता है। डी ब्रॉगली में वेव बताया है और बोर्स में पार्टिकल नेचर बताया है। फोर्थ इसका ये है कि अगर हाई रेजोल्यूशन पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा पास किया जाए, हाई रेजोल्यूशन पे अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखा जाए तो स्प्लिटिंग हमने ऑब्जर्व की है कि स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का मेन कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहती है। मैग्नेटिक फील्ड को ई से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो ये हमारा स्टार्क इफेक्ट देता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है ये हमारा ज़ीमान इफेक्ट देता है। इनडायरेक्टली ये देखा गया है कि बोर्स थ्योरी हमारा स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ज़ीमान इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये इनकी बहुत बड़ी लिमिटेशन रही है। सो स्टूडेंट्स, अब हम मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि जो बोर्स थ्योरी में मॉडिफिकेशन और एक्सटेंड किया गया है बोर्स थ्योरी को। बोर्स थ्योरी का एक्सटेंशन इसीलिए किया गया क्योंकि इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस हो गई हैं, तो उसमें और क्या क्या चेंज करके हम उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। पहला एक्सटेंशन है कि जो हमारा मास है उसको रिड्यूस्ड मास में कन्वर्ट कर दिया गया है। म्यू मतलब रिड्यूस्ड मास। एनर्जी की इक्वेशन में nth ऑर्बिट की एनर्जी me⁴ z² 8ε0² h² n², या मास को रिड्यूस मास से डिनोट कर दिया गया है। रिड्यूस मास की वैल्यू हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सिस्टम में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है ये भी बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻18 kg, सॉरी 31 kg इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, सेम 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर अप्रॉक्स 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ही आता है। मतलब रिड्यूस मास हमारा सेम रहता है, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता हमारा एनर्जी पे। सेकंड हमारा है सोमरफील्ड एक्सटेंशन। सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर्स थ्योरी। सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया है, ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इन्होंने।
स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसी कोशिश में इन्होंने एक के नाम का लेटर लिया है जिन्होंने जिसको इन्होंने एजिमुथल क्वांटम नंबर माना है। ऐसा मानते हैं कि इन्होंने ये चीज़ बहुत ही रॉन्गली प्रोडिक्ट करी है कि इनको एजिमुथल क्वांटम नंबर नहीं मानना चाहिए, बट इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एजिमुथल क्वांटम नंबर माना है के को। जैसे हमें पता है ऑलरेडी कि n की वैल्यू 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। n हमारा ऑड बिट 1 से बड़ा ही होता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो n और k की वैल्यू है वो वन आनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। n बाई k का रेशियो 1 आना चाहिए। अगर ये चीज़ कंडीशन पॉसिबल है तो मतलब ये डिनोट करता है कि स्फेरिकल ऑर्बिट है। स्फेरिकल ऑर्बिट है। अगर n बाई k का रेशियो 1 नहीं है तो मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट है। स्फेरिकल ऑर्बिट ऐसा होता है और एलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा होता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लेड किया। अगर n इज इक्वल्स टू 1 और k इज इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब है कि ये हमारा स्फेरिकल हो जाएगा। बट इन्होंने एक वैल्यू n इज इक्वल्स टू 1 ली है और k की वैल्यू 1 भी ली है और 2 भी ली है। इसमें इनकी दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन ये कि जब n हमारा 1 और k हमारा 1 हो जाएगा। अगर n हमारा 1 है k हमारा 1 है तो स्फेरिकल हो जाएगा। स्फेरिकल हो जाएगा। n हमारा 1 है और k हमारा 1 है। और अगर ये एलिप्टिकल हो जाएगा, n हमारा 1 है और k जब हमारा 2 है। क्यों? क्योंकि n बाई 1 की रेशियो 1 नहीं आएगा हमारा, इसलिए हमारा ये एलिप्टिकल पाथ बनेगा। ये तब है जब हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तब हमारा डिजेनेरेसी हो जाएगी, मतलब स्प्लिटिंग नहीं होगी। बट अगर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट है मतलब नॉन ज़ीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन ज़ीरो है, तब हमारा सेम यही स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी। ये n इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, दूसरी स्प्लिटिंग हो जाएगी इलेप्टिकल ऑर्बिट में। n इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2। सो गाइस, सोमरफील्ड एक्सटेंशन एक हद तक की फेलियर ही रहा है क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही गलत गलत लेट कर लिया था एजिमुथल क्वांटम नंबर को। सो गाइस, ये हमारा रहा है डीमेरिट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कोई एक्सप्लेनेशन की तरफ और आगे बढ़ेंगे जिसमें हम ट्राई करेंगे वेव पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करना, जो कि है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस videos and support. Subscribe my channel and let me know if there is anything that I have not explained much better. So thank you guys.